नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना साकार होती नजर आ रही है। भारत अब दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने चंद्रयान को चंद्रमा के उस छोर पर उतारा है जहां दुनिया आज तक नहीं पहुंच पाई थी। डिप्टी सीएम ने अपने बयान में आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। आपको बता दें कि राजधानी में इंदिरा नगर स्थित नगर निगम कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने ये सारी बातें कही हैं। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में तेजी कर दी है। समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लगातार जा रहे हैं, उसी की समीक्षा को लेकर के हम लोग बैठे हुए और अपने अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से सुझाव भी मांगे। चुनाव आ गया है, अब 100 दिन भी नहीं बचे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ सेक्टर बूथ और हमारे कार्यकर्ता और संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाने जा रही है और हमें अपने संगठन पर पूरा भरोसा है। इस समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम को, हर नीति और फैसले को जनता तक पहुंचाने का काम कर 2024 चुनाव से पहले लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक पे बैठक करते जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव और महानगर अध्यक्ष की बैठक हुई है। उसको लेकर क्या निर्देश दिया गया है, क्या दिशा निर्देश दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से? मैं जंग बहादुर यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन को पूरी तरीके से बूथ स्तर तक मजबूत करके और समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर 2024 के चुनाव में प्रत्येक लोकसभा में जिता करके केंद्र की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करने का मंत्र हम लोगों को दिया है और उसी आधार पर पार्टी काम करेगी। कुछ चर्चा भी की गई होगी सीटों को लेकर, किस तरीके से सीट बंटवारा होगा? नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। जो भी वो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश हुआ है उस पर हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करके 2024 में अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट के साथ साथ प्रदेश में 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ये तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव अम्बेडकर नगर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार 80 की 80 सीट पर जीत कर आएगी और गठबंधन का हाथ मजबूत करेगी। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र का बयान सामने आया है। उन्होंने जमीयत उलेमा हिंद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 22 जनवरी को श्री राम लला अपने घर में विराजमान होंगे। उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और उन्होंने आगे कहा कि देश धर्म और सनातन की आलोचना करने वालों की बात का संज्ञान नहीं लेता हूं। आगे राज्य मंत्री ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी कहा कि सत्ता लोलुप और स्वार्थी लोगों का यह गठबंधन है। देखिए, वो क्या कहते हैं इस पे हमको नहीं सोचना चाहिए। बस राम, भगवान राम लला अपने घर में विराजमान होंगे। 22 तारीख को उनके प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सारे देश को आमंत्रण जा रहा है। पूरा देश जब इस महायज्ञ में शामिल होकर अपनी आहुतियां देगा तो ऐसे आलोचकों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा और सरकार ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मंदिर बनाने का, सरकार को मानना है उस फैसले को और उसी के तहत ये हुआ है। और मुझको लगता है कि कोई ऐसा इस देश में रहने वाला हिंदू नहीं होगा जिसकी आस्था के केंद्र भगवान राम के इस मंदिर से उसके तार न जुड़े हों। तो सारे लोग खुश हैं, पूरा देश आह्लादित है। अयोध्या एकदम सज सवर के तैयार है। 22 जनवरी का पूरे देशवासियों को इंतजार है। तो उसके बाद जब भगवान रामलला के मंदिर के पट खुलेंगे तो पूरा देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हर हिंदू के कदम उस मंदिर की तरफ बढ़ जाए।
आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने विरोधियों को चौतरफा घेरने में जुट गई है। लोकसभा के रण में विजय के लिए भाजपा के सभी ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। वहीं मुसलमानों को भाजपा से डराने की विपक्ष की कोशिशों की धार कुंद करने के लिए भाजपा नया प्रयोग करने जा रही है। गौरतलब है कि भाजपा 15 जनवरी से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए खास नजर रहेगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस कार्यक्रम को लेकर प्राइम टीवी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वासिद अली से खास बातचीत की है, तो देखिए आप ये बातचीत। चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से पार्टी के लिए काम करना चालू कर दिया है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के वासिद जी। शुक्रिया मोदी भाईजान जो एक ये है 15 तारीख से स्टार्ट होना है, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन लोग होंगे, इनसे जानते हैं बात। सर शुक्रिया मोदी भाईजान, ये उन बहनों की आवाज़ है जिनको शौचालय मिला है, जिनको आवास मिला है, जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिनको आयुष्मान भारत का लाभ मिला है, जो 3 तलाक से जिनको दर से आज़ादी मिली है, जिनको सुरक्षा का माहौल मिला है, स्कॉलरशिप मिली है, हज पे जाने के लिए छूट मिली है, और तमाम ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं, दर्जनों योजनाएं हैं जो सरकार ने चलाई हैं केवल और केवल महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को सम्मान के लिए। चाहे उसमें महिला आरक्षण अधिनियम का बिल रहा हो, तमाम चीज़ें रही हों, और सरकार लगातार रिजर्वेशन से लेकर के उनके सम्मान के लिए काम कर रही है। और उन्हीं बहनों की आवाज़ है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। और ये शुक्रिया इसलिए भी है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को आज़ादी के बाद, पहले प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे जब लाल किले की प्राचीर से वो बोलते हैं कि हम शौचालय बनवाएंगे, हम घर बनवाएंगे, हम उनकी चिंता करेंगे जिनकी आज तक चिंता नहीं की। गरीब कल्याण अंत्योदय की भावना के साथ सरकारें लगातार बन रही हैं, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, इसीलिए शुक्रिया मोदी भाईजान। सर सीए एनआरसी की भी बात सामने निकल कर आ रही है, क्या लग रहा है जो मुस्लिम हैं इस अभियान में जुड़ेंगे या उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, सीए एनआरसी बेसिकली कांग्रेस का एक जाल था जो मुसलमानों को बहकाने के लिए उन्होंने फेंका था। और मुसलमानों की यदि कोई दुश्मन है तो सपा बसपा कांग्रेस हैं। वो लटकाने भटकाने बहकाने बरगलाने का, दंगे कराने का काम मुसलमानों को टूल बनाकर करते रहे और अपनी सरकारें बनाते रहे। भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण नहीं करती, संतुष्टिकरण करती है। भारतीय जनता पार्टी डिवाइडेशन नहीं करती, योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल गरीब का कल्याण करती है। और मोदी जी आज तमाम दुनिया के अंदर जब हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो जो विदेश में नौकरी पर मुसलमान हैं, अक्सर जब इनसे बात होती है तो बोलते हैं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा मुल्क है और मोदी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए शुक्रिया मोदी भाईजान। सर अभी देखा गया है कि मुस्लिम लोग कहना है कि उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या लगता है कि अगर ये अभियान चलेगा तो क्या मुसलमान इससे जुड़ेंगे? देखिए, सपा की सरकार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मुसलमानों पर मुकदमे कम हुए हैं, ये आप जांच कराइएगा। फर्जी मुकदमे नहीं होते, जांच कराइएगा। उगाही नहीं होती है, जांच कराइएगा। करप्शन नहीं होता है, जांच कराइएगा। लेकिन आप केवल और केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मुसलमानों को भटकाने बहकाने बरगलाने का काम करते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और यही काम लगातार उन लोगों का दशकों तक रहा, अभी वो यही काम कर रहे हैं। वो केवल और केवल अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। और जब उनकी सरकार आई है, उन्होंने दंगे कराए हैं या घोटाले किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सरकारें केवल और केवल जनता के बीच रहकर जनता की सेवा के लिए, जनता के सेवार्थ और गरीब के कल्याण के लिए काम करती हैं। सर शुक्रिया मोदी भाईजान जो आपका है, इसमें महिलाओं के लिए आपको क्या कहना है? मुझे नहीं कहना है, बल्कि महिलाएं कह रही हैं कि शुक्रिया मोदी भाईजान। और बड़ी तादाद में महिलाओं में, बहनों में उत्साह है मोदी जी के लिए। वो अपने भाई के रूप में उनको देखती हैं। जिस तरह से मोदी जी ने चिंता की है उनकी, अपना भाई कहती हैं, भाईजान कहती हैं। इसलिए अपने भाई को
वो 2024 के चुनाव में जिता करके भेजेंगी। ये तय है कि आप 3 राज्यों के चुनाव देखिएगा, महिलाओं ने जिता करके भेजा है, यहाँ भी यही होने वाला है। तो ये थे मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये बोला है कि जो महिलाएं हैं वो अपने भाई को जिता कर भेजेंगी और जो इनका अभियान है ये सफल होगा। तो अब देखना ये होगा कि ये जो इनका अभियान है आगे क्या रंग लाता है, क्या असर होता है महिलाओं पर। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए ओवैस। चुनाव खबर सहारनपुर से है, जहां किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत देवबंद पहुंचे, जहां उनका मूल माला से भी जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ने का भाव अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, किसानों को फसलों का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जो वादे सरकार ने किसानों से किए थे, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। उतना ही काम करेगा, उसकी पूरी जांच हम कर लेंगे। 5 किलो कम करा, लेकिन वो अभी कोटेड आएगा, अभी आयरन कोटेड भी आना है, सारी चीजें आए। जिन चीजों की जिन चीज की जमीन में कमी है वो उसी चीज से कोटेड करके वो दे रहे हैं। ये उनका कहना है कि 5 किलो कम जरूर है, लेकिन वो उससे ज्यादा ही काम करेगा। हम इससे साइंटिस्ट है जो हमारे भी लोग हैं, जिसकी पूरी जांच एक बार कर ले तो फिर इसमें बयान देंगे। 22 जनवरी का निमंत्रण मिला जी? देखो, अगर निमंत्रण वहां की कमेटी के हाथ में होगा तो वह देगी। अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस के सामने पोस्टर फाड़े गए हैं। इसके अलावा सेंटर पॉइंट चौराहे पर जाम लगाकर खूब हंगामा किया गया है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खूब मारपीट भी की है। ये धरना अलीगढ़ सिविल लाइन थाना इलाके के सेंटर पॉइंट पर किया गया है। खबर आगरा से है, जहां नगर निगम द्वारा संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़ा मामला गर्माता जा रहा है। स्लॉटर हाउस का मामला अब महापौर हेमलता दिवाकर के पाले में पहुंच गया है। महापौर ने नगर आयुक्त को इस मामले में बातचीत के लिए बुलाया है। वहीं महापौर का कहना है कि नगर आयुक्त से बात करने के बाद पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार यादव इस मामले में सम्मिलित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महापौर हेमलता दिवाकर ने नगर निगम को होने वाली हानि को लेकर अधिकारियों से पूछताछ करने की बात कही है। नगर निगम द्वारा संचालित पशु वधशाला इन दिनों बंद चल रही है। हालांकि व्यापारियों ने पशु चिकित्सा अधिकारी और ठेकेदार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि 11 महीने से पशु वधशाला बंद चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर आगरा महापौर क्या कहती हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि पशु चिकित्सा अधिकारी जो हैं लगातार व्यापारी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और एक जानवर प्रति जो शुल्क होता है 1100 रुपये अदा करते हैं। मैम, लगातार व्यापारी पशु चिकित्सा अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से देखती हैं, क्या भ्रष्टाचार है नगर निगम में? नहीं, अभी पिछली कार्यकारिणी में मुझे एक से एक कंप्लेन मिली थी कि हमारे ये जो जहाँ पे कटान होता है पशुओं का, और वो अभी बंद करा दी, क्योंकि आप लोग जानते हो 2017 से लगभग सब बंद थे। अभी मैंने जब पशु चिकित्सा अधिकारी से पूछा था अजय यादव जी से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पूरी तरीके से बंद है, हमें अभी परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा भी था कि मैं अगर मुझे कंप्लेंट मिलेगी तो मैं खुद जाऊंगी देखने के लिए। तो अभी दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला कि बाकी मैं वो पिछले 11 महीनों से लगातार चल ही रहे हैं, बंद नहीं हुए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे अधिकारी ने मुझसे झूठ बोला है तो मैं ऐसे अधिकारी को, मुझे लगता है मेरे होते हुए तो अभी नगर निगम में रहने की ऐसे अधिकारियों को ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक पब्लिक की कंप्लेंट आई है मेरे पास कि लगातार यहाँ पर अपने वो जो पशु कटान हो रहे हैं, तो मैं उसका खुद भी जांच करूंगी। अभी नगर आयुक्त साहब को बुलाया मैंने, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारियां करेंगे और अगर जानकारी में अजय यादव जी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। मैम, एक जो पशु वधशाला है वहाँ पर छोटे पशुओं के कटान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो व्यापारी हैं और वहाँ के स्लॉटर हाउस के जो ठेकेदार हैं उनको काफ़ी झड़प भी देखी गई थी उसमें। हालांकि यूपी सरकार की गाइडलाइन है 3 महीने से छोटे पशुओं का कटान नहीं किया जा सकता, लेकिन वायरल वीडियो है ऐसा।
देखिए, पशु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वध करने का तो नहीं है किसी का भी, चाहे छोटा हो। अभी तो जो रूल्स हैं, अगर रूल्स को अगर कोई फॉलो भी नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे कार्रवाई करने की ज़रूरत है इसमें। नगर निगम की भी पशु वधशाला बंद होने की वजह से काफ़ी हानि हो रही है। 1,20,000 प्रतिरोज आगरा व्यापारी जमा करते हैं, लेकिन पशु वधशाला बंद होने की वजह से राजस्व की बड़ी हानि हो रही है। अभी तो मुझे ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं नगर आयुक्त साहब को मैंने बुलाया है। अभी पहले पूरी जानकारी कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या बाकी में हमें हानि हुई है या हमारा नुकसान हुआ है और कौन दोषी है। मना करने के बावजूद भी किसने इसको स्लॉटर हाउस को चला रखा था, तो अभी पूरी जानकारी मुझे लेनी दीजिए। देखिए, आगरा महापौर हेमलता दिवाकर का साफ तौर से कहना है इस मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि नगर आयुक्त से इसकी बात की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी आसिफ के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए एडीजी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार महाराजगंज जनपद के सनौली सीमा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही भारत नेपाल सीमा के नोमैंस लैंड का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा सीमा में तैनात कई सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बॉर्डर के सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी ली। एडीजी ने कई खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और विशेष सुरक्षा व्यवस्था बरतने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आशा और आशा संघियों के कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट में आशाओं ने धरना राशि बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपा है। इसके बाद आशा कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंच गई और जिला अध्यक्ष को भी मांगों का ज्ञापन दिया है। खबर अमरोहा से है, जहां भाकियू संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अमरोहा कलेक्ट्रेट में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। किसानों की मांग है कि गन्ना मूल्य घोषित किए जाएं, साथ ही बंद पड़ी चीनी मिल को भी गौशाला बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि बंद पड़ी चीनी मिल को गौशाला बनाने की मांग के बाद दुर्घटना में मृतक को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी मांग की है, जिसे लेकर भाकियू संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्री ज्ञापन एडीएम को सौंप दिया है। कटाई मिल के अंदर नई गौशाला बनी है, उसके अंदर सारे पशुओं को इकट्ठा करके पहुंचवाने के लिए आंदोलन था। इसके अलावा बिजली से संबंधित और पेमेंट से संबंधित जो मसले हुए उन पर वार्ता हुई, समुचित निराकरण कराने का आश्वासन मिला है। आज यहाँ इस मांग पत्र को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रतिलिपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजी जा रही है, जिसमें NHI द्वारा जो 2 टोल अनाधिकृत बने हैं, 60 किलोमीटर में 1 टोल होना चाहिए, उसको समाप्त कराया जाएगा और अमरोहा वासियों को जोया टोल पर केवल आधार कार्ड निकाल के ही फ्री करने का काम किया गया है। खबर बलिया से है, जहां पुलिस ने एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य फरार आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल रेप पीड़िता ने मनियर थाने में प्रार्थना पत्र देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता 3 लोगों पर रेप के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। सर्किल बांसडी के अंतर्गत थाना मनियर में वादिनी के द्वारा दुष्कर्म का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 3 अभियुक्त नामजद थे। थाना अध्यक्ष मनियर के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है। उसके खिलाफ 2 टीमें बना के लगातार दबिश दी जा रही हैं, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी साक्ष्य होगा उसके आधार पर विधिक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर
बस्ती से है, जहां बाद निस्तारण माह के चलते जिले में पेंडिंग मामलों का निस्तारण तेजी से किया गया है। जिले में राजस्व, फौजदारी और चकबंदी आदि के लगभग 48,000 से अधिक मामले पेंडिंग पड़े थे। बता दें कि 3 महीनों के अंदर जनपद में 48,750 मुकदमों में से करीब 42,000 मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया है। इस जनपद में पिछले 3 महीनों में कम से कम 48,500 के वादों के सापेक्ष 42,000 वादों का निस्तारण हुआ था, जिसमें राजस्व का भी है, चकबंदी का भी है और फौजदारी का भी है। साफ साफ ये भी कहना है कि 10,000 नए मुकदमे भी दायर हुए थे, जिसको लेकर वर्तमान में आज की तारीख में 18,000 का जो मुकदमा निस्तारण के लिए अवशेष है, जो 13,000 राजस्व का है और 3,000 चकबंदी का है और अन्य जो फौजदारी और स्टैम्प का है वो कुल मिला के 3,000 के आसपास। और इस महीने में हम लोग सबसे यही अपेक्षा करते हैं कि इस जनपद में 1 साल से ज़्यादा मुकदमा है, लगभग 6,000 के आसपास, शायद वो राजस्व का भी हो या चकबंदी का भी हो या फौजदारी का भी हो। खबर हरदोई से है, जहां एक निजी हॉस्पिटल में नवजात बच्चे के इलाज के दौरान मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर न होने और अप्रशिक्षित लोगों द्वारा नवजात बच्चे को अस्पताल में उपचार किया जा रहा था, जिससे उसकी मौत हुई है। वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के मयूर हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। और या फिर उनकी लापरवाही से बच्चा खत्म हुआ है, उसका वो अभी देखेंगे, जाके वहाँ पर निरीक्षण करेंगे। और अगर बच्चा उनकी लापरवाही से वो खत्म हुआ है तो मैंने बोला है उन्हें कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको या तो जो उसके ताला लगाएं और उसमें जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कराते हुए FIR वगैरह कराएं। जिसकी जो गलती है उसमें पनिशमेंट होना चाहिए, मिलना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर के जो नाम लिखे हैं, डॉक्टर भी नहीं आते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वो सब देखेंगे कि किसके नाम से हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है। तो वहाँ डिलीवरी हुई और बच्चे कुछ रेख देख नहीं की, तबीयत खराब होती रही बच्चे की। और जब बच्चा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने डॉक्टर जी को बोला, डॉक्टर बोले यहाँ बच्चा का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, और वहाँ जाओ दूसरी जगह। तो वहाँ रेफ़र कर दिया, तो वहाँ लेके गया, तो वहाँ चेकअप कराया बच्चे का। तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि बच्चा ख़त्म हो चुका है। तो फिर वहाँ से लेके आए हम वापस बच्चे को अस्पताल में। तो अस्पताल नर्स मेरे से लड़ने लगी। महोबा में पुलिस से बेखौफ दबंगों ने कई राउंड फायरिंग करके दहशत फैला दी है। दबंगों की ये करतूत कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें दबंग खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। आरोप है कि पुराने विवाद में रंजिश के चलते पीड़ित परिवार के दरवाजे पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। ये जानकारी नहीं है कौन लोग थे, पर दो दिन पहले विवाद हुआ था मोहल्ले में, और 2 दिन पहले नंबरदारी कॉल आई थी मेरे पास। वो भी उनने बहुत हिसाब से बात की हमसे, कुछ बोल रहे थे कि महुआ में नहीं रहना है, ऐसा वैसा। और फिर कल शाम को हमें लड़ाई हो गई थी, हम अकेले पहुंच गए तो सब लोगों ने वहाँ पर मारपीट की। फिर कल रात में दरवाजे के बाद 6-7-8 राउंड गोली भी चली और मारने की धमकी दी गई कि रात को बाहर निकाल गोली मारो। और मैं घर पे था नहीं, मैं मोहल्ले के पास पीछे वाली गेट पे बैठा था। तब तक हम सब लोग आए तो वो लोग भाग चुके थे और सब अपने फेस कवर किए थे और कोई पहचान में नहीं आ रहा था। अच्छा, आप कोतवाली महोबा के मोहल्ला समद नगर में सिंह भवानी मंदिर के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा फायरिंग करने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी। घटना का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। सोजी तथा थाने की अन्य टीमें लगा के आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर मऊ से है, जहां हलधरपुर इलाके में खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर के ड्राइवर द्वारा वसूली के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले की जानकारी खाद्य विभाग के अधिकारी सुरेश मिश्रा ने दी। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर के ड्राइवर द्वारा वसूली की जा रही है। इस मामले में थाने की पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा है और हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हमें भी जानकारी मिली है जी, और उस पर हम लोग भी अपनी जांच करेंगे। जो तथ्य होगा आपके सामने लाया जाएगा। बताया जा रहा है वो किसी इंस्पेक्टर का ड्राइवर है। अभी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जी।
ना तो इंस्पेक्टर की वो गाड़ी थी जी, जो संबंधित एरिया का इंस्पेक्टर उसकी गाड़ी नहीं थी जिससे हो गया था, क्योंकि आप ही लोगों ने जो उसके फोटोग्राफ भेजे थे वो उसकी गाड़ी नहीं। सर ये कर क्या रहे थे, क्या आरोप है इन पर? अब आरोप तो आप ही लोग बताए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमें भी जानकारी मिली है। खबर मिर्जापुर से है, जहां पुलिस ने कछवा इलाके से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने करीब 25 लाख के गांजे और तस्करी के प्रयुक्त एक कार को पकड़ा है। वहीं एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी भी दी है। जनपद मिर्जापुर पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चला रही है और विगत एक हफ्ते में कई बड़ी बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। इसी क्रम में आज इंस्पेक्टर कछवा और सर्विलांस और एसओजी प्रभारी की संयुक्त कार्रवाई में उड़ीसा से एक अर्टिगा गाड़ी में जो गांजा सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था उसको भैंसा चौकी के पास पकड़ा गया है और इनके कब्जे से अर्टिगा गाड़ी में चैम्बर बना कर रखे हुए 52 किलो गांजा की बरामदगी हुई है। ये 2 अपराधी दोनों ही एक अंतर्राज्यीय तस्कर हैं। ये मूलतः रहने वाले उड़ीसा के बालेश्वर के हैं। इसमें संतोष कुमार पंडा और चिन्मय रंजन 2 गिरफ्तार किया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक को गिरफ्तार किया गया है। लिपिक को रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। वहीं एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी लिपिक के पास से 15,000 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि कोट रोड स्थित एक दुकान से आरोपी लिपिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामला सर हमारा सामने टोम वाला निकला था जमीन से, उसका मुआवजा तो मैं पहले मिल चुका था। उसके बाद मैं ऋषिपाल बाबू के आया, जब मैं पेड़ का मुआवजा लेने के लिए आया तो मेरे 86,000 रुपये का मुआवजा था। जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुआवजा नहीं ऐसे मिलेगा। मैंने कहा कि सर मुझे मेरा मुआवजा दे दो, कि उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास गया 4 तारीख में, मैं 3 में भी आया था। तो उसके बाद जैसे ही मैं मजिस्ट्रेट साहब ने ऋषिपाल को फ़ोन भी कर दिया कि इसका पेमेंट करो, जब इसका पेमेंट है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया। मुझसे उल्टा धमकी दी कि जिससे फ़ोन कराना है करा ले, मैं पेमेंट नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे कुछ देना। मैंने कहा सर बताओ, तो उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये मांगे। 20 के बाद 15,000 रुपये में बात तय हो गई। ये बात मैंने एंटी करप्शन वालों को बताई। सहारनपुर में पुराने पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने 4 दिवसीय आंदोलन के तहत भूख हड़ताल की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के तहत आज अटरिया रेलवे मजदूर यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर आंदोलन किया। वहीं यूनियन शाखा के सचिव उपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया जाता, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 2004 के बाद से जो भी कर्मचारी रेलवे में आ रहे हैं उन सभी को एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको नाम मात्र की पेंशन मिल रही है, गुजारा भत्ता बहुत नाम मात्र का मिल रहा है। तो यूनियन ने ये स्टोर को पुरजोर तरीके से उठाया है कि भाई कर्मचारियों को उनका हक ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाई जाए, जिसके बिना उनका बुढ़ापा जो है कहीं से भी कहीं वो अपने सर्वाइव नहीं कर सकते। उनके बच्चों के लिए और उनके बुढ़ापे के लिए, एक अच्छे बुढ़ापे के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का होना बहुत जरूरी है।